इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत मगर डरावनी सी हवेली से, जहाँ हर तरफ अंधेरा था। यहीं हमें एक औरत दिखाई जाती है जो काफी डरी सहमी कमरे में एक जगह खड़ी हुई थी। उसे कोई खाना देने के लिए उस कमरे में आता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो औरत वहाँ से भाग जाती है। सब लोगों को उसके भागने का पता चल चुका था तो वो वहाँ से नहीं भाग पाती, इसीलिए वो लोहे का एक तार लेकर अपने गले में बांधती है। हाथ में एक मूर्ति लेती है ताकि वजन ज्यादा हो और अगले ही पल कूदकर अपनी जान ले लेती है। मरने से पहले वो एक लफ्ज बार बार कह रही थी कि इस सब का खात्मा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरी नस्ल का कोई और तुम्हें ना मिल जाए। फिर अब कहानी आती है काफी साल आगे। यहाँ हम देखते हैं एक लड़की ईवी को, जो वैसे तो एक आर्टिस्ट है लेकिन काफी मेहनत करती है और अभी वो एक वेट्रेस का काम कर रही है। उसकी एक काफी अच्छी दोस्त भी थी, दोनों ही काफी मेहनत कर रही थी अपने अच्छे वक्त के लिए। यहाँ उसकी दोस्त उसे डीएनए टेस्ट देती है जिसकी मदद से किसी की भी फैमिली मेंबर को ढूंढा जा सकता था। ये काम दरअसल एक कंपनी कर रही थी उन लोगों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। कंपनी उस इंसान का डीएनए लेकर उसके रिश्तेदार को इस पूरी दुनिया में ढूंढती है। घर आने के बाद ईवी मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है क्योंकि ये उसका शौक था, मगर उसका इसमें ध्यान नहीं होता। वो अपने माँ बाप की तस्वीरें देखकर उन्हें याद कर रही थी, बार बार उनकी वॉइस मैसेज सुन रही थी क्योंकि काफी सालों पहले उसके माँ बाप की मौत हो गई है, तभी से वो अकेली है। इसीलिए वो उस डीएनए को देने का सोचती है, इस उम्मीद में कि शायद इस दुनिया में मेरा कोई अपना मिल जाए और कंपनी उसे ढूंढ ले। तो अगले दिन वो अपना डीएनए सैंपल देती है। कुछ ही देर में रिजल्ट भी आ जाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी। डीएनए वाली कंपनी ने उसके कजन को खोज निकाला था जो इस वक्त इंग्लैंड में ही था। ये जानकर ईवी को काफी हैरानी होती है। इस बारे में वो अपनी दोस्त को भी बताती है। अब ईवी के साथ साथ ये मैसेज उसके कजन को भी मिलता है कि उसकी ईवी नाम की कोई कजन है, इसीलिए वो इसे मैसेज करता है और चाय कॉफी पर बुलाता है। ये देखकर ईवी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो तो पहले ही अकेली थी, फैमिली की कमी उसे बहुत महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ उसकी दोस्त उसे समझाती है कि किसी पर भरोसा मत करो, ऐसे मुझे तो ये डीएनए वाली कंपनी ही फ्रॉड लगती है। क्या पता ये तुम्हें फंसाकर तुमसे कोई फायदा उठाए। मगर ईवी उसकी बात ना सुनते हुए मजाक में ले लेती है। फिर कुछ ही दिन बाद वो अपने कजन से एक होटल में मिलती है। वो ईवी से मिलकर काफी खुश था और काफी अच्छे से उसे पेश आता है, जो देख ईवी को बेहद अच्छा लगता है। फिर वो उसे बताता है कि हमारी फैमिली काफी अमीर और काफी बड़ी है और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए। और कुछ दिन बाद हमारी कजन की शादी है जिसमें तुम्हें आना चाहिए, सभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि हर कोई तुमसे मिलना चाहता है। ईवी कहती है मैं आना तो चाहती हूँ मगर नहीं आ सकती क्योंकि इंग्लैंड आने के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे आने तक का सब कुछ हमारे जिम्मे है, सारा खर्चा हम उठाएंगे, ये तुम्हें अपनी फैमिली की तरफ से एक किस्म का गिफ्ट है। तो वो मान जाती है और इंग्लैंड जाने का फैसला करती है। और फिर कुछ ही दिन के बाद वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ एयरपोर्ट पर उसका कजन उसे लेने आता है और एक बार फिर काफी अच्छे से उससे मिलता है। फिर वो उसे एक आलीशान हवेली में ले आता है जिसे देखकर ईवी काफी हैरानी से देखते ही रह जाती है। असल में ईवी के कजन की पूरी फैमिली इसी महल में रहती है क्योंकि वो इस महल के मालिक के लिए काम करते हैं और क्योंकि उनकी कजन की शादी की तैयारियां चल रही थी इसीलिए यहाँ कुछ वेट्रेस को भी बुलाया जाता है। अब ईवी एक वेट्रेस से टकरा जाती है जिसके हाथ में बर्तन थे, तो वो बर्तन नीचे गिर जाते हैं मगर ईवी उसकी मदद करती है। तभी यहाँ घर का नौकर आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तो वो उसे कहती है आपको बात करने की तमीज नहीं है, मैं यहाँ मेहमान आई हूँ। इसी बहस के बीच एक लड़का यहाँ आता है जो नौकर के सलूक पर ईवी से माफी मांगता है। तभी यहाँ ईवी का कजन भी आता है और दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है। तब उसे पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक है जिसका नाम वॉल्टर है और ईवी के कजन की फैमिली इसी के लिए ही काम करती है। अब यहाँ वॉल्टर का बर्ताव भी ईवी के साथ काफी अच्छा था, जो देख उसे काफी खुशी होती है। वो उसके महल की तारीफ भी करती है। फिर वो नौकर ईवी का सामान लेता है और महल के अंदर ले जाता है। हम देखते हैं कि महल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बेहद खूबसूरत पूरी हवेली ईवी को दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हवेली कोई और नहीं बल्कि वही वाली है जिसमें उस औरत ने मूर्ति के साथ कूदकर अपनी जान ली थी। अब उसे अपना एक कमरा भी दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी एक सर्वेंट भी जो काफी अच्छी थी और सिर्फ उसी के लिए ही काम करेगी, जो देख ईवी काफी हैरान थी क्योंकि यहाँ उसे काफी इज्जत मिल रही थी। सर्वेंट उसे यहाँ रहने की रूल बता देती है कि आपको खुद बाहर नहीं आना, कुछ भी चाहिए हो आप बस घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगी। लाइब्रेरी में जाने की इजाजत
इजाजत नहीं है क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है और रात को आपको जल्दी सोना होगा। अब ईवी जब पर्दे हटाकर खिड़कियों को देखती है तो उस पर सलाखें थी जो देख उसे काफी अजीब लगता है। वो हैरान होते हुए पूछती है कि ये किस लिए लगाई हुई हैं। सर्वेंट कहती है कभी कभी खतरनाक परिंदे आ जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस उनसे बचाव के लिए ही इन्हें लगाया गया है। तो वो आगे से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता ये सच ही बोल रही हो। रात को ईवी अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है और यहाँ के बारे में सब बता देती है कि मैं यहाँ आकर बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ यहाँ इतना अच्छा होगा। यहाँ के लोग, ये हवेली, सबकी आदत, सब कुछ एकदम अच्छा है। अब कुछ ही वक्त के बाद उसके दरवाजे पर वॉल्टर आता है जो उसे कहता है अच्छा मैं आपको देखने आया था कि आप कमरे में आ गई और एक बार फिर मैं अपने नौकर की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो ईवी को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद वो वॉक पर निकल जाती है और हवेली के पास में ही वो एक पुरानी इमारत देखती है जिसे देख वो रुक जाती है क्योंकि उस इमारत के आसपास उसे कुछ डरावनी सी चीज दिखती है। फिर अब रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक डरावना सा सपना आता है जिससे वो फौरन जाग जाती है और क्योंकि उसे प्यास भी लगी थी इसीलिए वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि नौकर ने काम करने वाली सभी लड़कियों को इकट्ठा किया हुआ है जिनमें से एक को वो लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए भेज देता है जो देख जाहिर है ईवी को काफी अजीब लगता है। मगर तभी इसी वक्त उसकी सर्वेंट आ जाती है और उसे वापस अपने कमरे में जाने का कहती है कि जाओ और सो जाओ, बाहर आना ठीक नहीं आपके लिए। तब ईवी तो कमरे में चली जाती है मगर वो लड़की जो लाइब्रेरी में काम करने गई थी हम उसको देखते हैं जहाँ अचानक से एक चीज जो छत से लटक रही थी उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाती है। सुबह होती है तो ईवी को नीचे बुलाया जाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसका वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुई थी। फिर जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो उसे एक प्यारा सा ड्रेस एक कागज के साथ मिलता है जो वॉल्टर ने भेजा था शाम में होने वाली पार्टी के लिए। तभी हम देखते हैं कि नौकर दो और लड़कियों को लाइब्रेरी में भेजता है शराब लाने के लिए मगर उन पर भी वहाँ हमला हो जाता है और उन्हें भी कोई अपने साथ ले गया था। अब ऐसे ही करते करते एक के बाद एक वेट्रेस गायब होती जा रही थी। ईवी को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ अजीब और कुछ खतरा भी हो सकता है। अब रात को वो वॉल्टर की दिए हुए ड्रेस को पहनकर अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आती है। यहाँ वो दो लड़कियों से मिलती है जिनमें एक थोड़ी सी चालाक थी और वो ईवी को खास पसंद नहीं करती थी मगर दूसरी काफी मासूम थी जो ईवी के यहाँ आने से बहुत खुश थी। ईवी यहाँ इस बात से काफी हैरान थी क्योंकि उसने अभी तक दुल्हन को नहीं देखा था। अब इन लोगों ने अपने ही रूल्स बनाए हुए थे जहाँ आता है वॉल्टर और सीधा जाता है ईवी के पास, उसके साथ डांस करने लगता है। इससे ईवी को बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही लगता है क्योंकि इतनी लड़कियों में से वॉल्टर ने उसे ही चुना था अपने साथ डांस के लिए। फिर इसके बाद वो दोनों सबसे अलग वॉक पर निकल आते हैं और खुल के बात करते हैं। ईवी उससे उस इमारत के बारे में बात कर रही थी जिससे कल रात वो डर गई थी। वो बताता है कि ये तो बस ऐसे ही है, पुराने जमाने में इसे सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो उसे एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों और भी बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद ईवी जो अपने कमरे में सो रही थी तो तभी वो किसी चीज से डर जाती है, इसीलिए वो फौरन ही बेड के नीचे छुप जाती है और साथ साथ वो चिल्ला भी रही थी। तब उसकी आवाजें सुनकर वॉल्टर उसके पास आता है, उसे संभालता है और पूरे कमरे को चेक करता है मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। आखिर में वो उसे समझाता है कि जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब वॉल्टर के साथ ईवी खुद को काफी महसूस समझ रही थी, इसीलिए वो उसे कहती है जब तक मुझे नींद न आए तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहो। तो वो उसकी बात मान लेता है। सुबह जब ईवी की आंख खुलती है तो वो अपने पास एक खत देखती है जो वॉल्टर का था। उसने लिखा था मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी नींद खराब ना हो तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया। फिर वो दोनों लड़कियाँ जो पार्टी में ईवी से मिली थी वो यहाँ पर आती है और उसे तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर जब ईवी के नाखून काटे जा रहे थे तो उसकी एक उंगली जख्मी हो जाती है और खून निकलने लगता है। उस खून को देखकर वो लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उसका खून पीने लगती है। ये सब ईवी को बहुत अजीब लगता है तो वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो अब यहाँ ईवी को महसूस होने लगता है कि यहाँ के लोग काफी अजीब हैं और यहाँ कोई गड़बड़ भी है, इसीलिए वो ये फैसला करती है कि जहाँ मुझे जाने से मना किया हुआ है मैं वहीं जाऊंगी, यानी उस लाइब्रेरी में। जब वो अंदर जाती है तो उसे टेबल पर अपनी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलती है जो किसी और ने नहीं, वॉल्टर ने ही निकाली थी। ये देख उसे बहुत ही बुरा लगता है
है और वो यहाँ से चली जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। तो वॉल्टर उसके पास आता है, माफी मांगते हुए उसे समझाता है कि मैंने तुम्हारी डिटेल्स इसीलिए निकलवाई क्योंकि मुझे अपनी जान और पैसे की परवाह है। Advantage of you all the time. मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं तुम पैसों के लालच में तो यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे कजन ने जब मुझे बताया कि तुम यहाँ आ रही हो तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। बाकी मैं सच में तुम्हें जानना चाहता हूँ और तुम ऐसे फजूल में मुझ पर शक कर रही हो। तो अब यहाँ एक बार फिर ईवी फंस गई थी, मगर अब ज्यादा, क्योंकि वो वॉल्टर को पसंद करने लगी थी। अब रात के वक्त आलीशान तरीके से खाना खाया जा रहा था। सब लोग अच्छे से तैयार होकर बैठे हुए थे और ईवी को भी खूबसूरत सा ड्रेस दिया जाता है जिसे पहनकर वो आती है और वॉल्टर के साथ बैठ जाती है। अब यहाँ वॉल्टर उठता है और सभी को कहता है कि आप सबका शुक्रिया जो आप इतने अरसे से मेरे साथ हैं और मेरी खिदमत कर रहे हैं। फिर बातों ही बातों में जब वो ये ऐलान करता है कि मैं ईवी से शादी करने वाला हूँ तो ईवी को काफी अजीब लगता है। मगर अब यहाँ वॉल्टर की बातें और वहाँ की चीजें और अजीब होने लगती हैं। उनका नौकर एक वेट्रेस का गला काट कर खून को एक बर्तन में भर लेता है। ये देखकर तो ईवी के होश उड़ जाते हैं, वो काफी डर जाती है। अब यहाँ वॉल्टर कहता है कि सदियों से तुम मेरी खिदमत करते आ रहे हो। तुम लोगों ने मुझे 3 बीवियाँ देनी थी, जिनमें से 2 तो मेरे पास हैं और तीसरी ईवी के साथ शादी करने से पूरी हो जाएंगी। और हम सब जानते ही हैं कि 3 नंबर बहुत ही खास और ताकतवर होता है, जिससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा और बदले में तुम लोगों को मिलेगा पैसा, रुतबा, ताकत, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। अब यहाँ ईवी सब कुछ समझ तो गई थी, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। असल में वॉल्टर एक वेम्पायर था, मतलब लोगों का खून पीने वाला, और क्योंकि वो कभी भी नहीं मर सकता था इसीलिए सदियों से वो जिंदा था और ये सारे लोग उसकी सेवा कर रहे थे। वॉल्टर की पहली बीवी वो चालाक लड़की थी और दूसरी मासूम वाली, और क्योंकि वो दोनों भी वेम्पायर्स थे इसीलिए वो सालों से वॉल्टर के साथ रह रही थी। तीसरी उसकी बीवी थी ईवी की दादी, जिसने शुरुआत में कूद कर अपनी जान ले ली थी। अब वॉल्टर ऐसे ही आम लड़कियों से शादी नहीं कर सकता था, उसे शादी करने के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका खून खास हो। अब उसकी दादी का खून खास था तो उसने तीसरी शादी उनसे की, मगर उन्होंने अपनी जान ले ली। तो अब वो ईवी के साथ शादी करना चाहता है क्योंकि उसका खून भी तो खास था अपनी दादी की वजह से। अब ईवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर नहीं भाग पाती। वॉल्टर उसे कहता है समझने की कोशिश करो और जरा सोचो कि मैं तुम्हें क्या कुछ दे सकता हूँ। तुम इमोर्टल यानी अमर हो जाओगी मेरी तरह और कभी भी नहीं मरोगी, और तो और तुम्हारे अंदर 100 मर्दों जितनी ताकत आ जाएगी और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगी। तुम्हारे पास ऐश वाली जिंदगी की हर चीज होगी, जैसे दौलत, ताकत। फिर अब ईवी को पकड़कर तय खाने में बंद कर दिया जाता है, जिसके साथ वॉल्टर की दोनों बीवियां यानी वो चालाक और मासूम लड़कियां भी आती हैं। अब यहाँ वॉल्टर और उसकी दोनों बीवियां ही वेम्पायर्स थी, बाकी सब इंसान थे और वो इनकी सेवा कुछ यूँ भी करते थे कि इनके पीने के लिए खून लाते थे, क्योंकि यही वेम्पायर्स का खाना होता है। वॉल्टर की दोनों वेम्पायर बीवियां ईवी को समझाती हैं कि हम भी इस सब से गुजर चुकी हैं। एक बार जब वॉल्टर तुम्हें अपना खून पीने के लिए देगा तो तुम बहुत ताकतवर महसूस करोगी। तुम इतनी खुश होगी कि अपनी पिछली जिंदगी ही भूल जाओगी और वक्त के साथ साथ फिर तुम वेम्पायर वाली जिंदगी की आदी हो जाओगी। मगर ईवी पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो खूनी कातिल और शैतान बनना नहीं चाहती, इसीलिए वो रोने लगती है। पर इसके बाद वो दोनों ईवी को जिंदा ही छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि जल्दी वॉल्टर और ईवी की शादी होने वाली थी। और वो सर्वेंट जो ईवी को दी गई थी वो दिल की काफी अच्छी थी, इसीलिए उसे ईवी पर तरस आता है। वो नहीं चाहती थी कि वो भी जुल्म का शिकार हो, इसीलिए वो उसकी मदद करती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। तब सही मौका देकर ईवी यहाँ से भाग जाती है, मगर सभी को इस बारे में पता चल जाता है कि ईवी यहाँ से भाग गई है और सर्वेंट ने उसकी मदद की है। तब उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को लगा दिया जाता है और वो सबसे बचने के लिए उस इमारत में जाकर छुप जाती है। नौकर ने उस सर्वेंट को मार दिया होता है और उसकी लाश को वो उसी इमारत में लाता है, जो देख ईवी काफी घबरा जाती है। वो यहाँ से भागने लगती है तो नौकर उसे देखकर उसके पीछे जाने लगता है, मगर वो उसे इसी इमारत में कैद कर देती है और वो इस जगह से भाग जाती है। वो पहुँच जाती है एक गाँव में, एक घर के पास जाती है जिसमें एक बूढ़ा कपल था। वो उनसे मदद मांगने लगती है कि प्लीज आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। तो वो बूढ़ा कपल उसे घर के अंदर ले आता है। औरत कॉल तो करती है मगर पुलिस को नहीं, वॉल्टर को, क्योंकि ये लोग भी कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर के सर्वेंट्स थे। तब यहाँ ईवी भी समझ गई थी, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। वो ईवी को चाय भी पीने के लिए देते हैं, जिसे वो पीती नहीं बल्कि बूढ़े आदमी के ऊपर फेंक देती है। तब बूढ़ी औरत एक चीज मारकर उस पर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो वो सोफे पर पड़ी हुई थी और वॉल्टर उसके सामने था, जो उसे वेम्पायर होने के फायदे बता रहा था। उसे शादी करने, वेम्पायर बनने के लिए उकसा रहा था। पास में ही एक लड़की भी पड़ी हुई थी जिसका वो खून भी पी रहा था।
People are so underrated and पर अब जैसे तैसे वो उसे शादी के लिए मना ही लेता है। फिर शादी के वक्त जब वॉल्टर उसे अपना हाथ काट कर खून पीने के लिए देता है तो ईवी फौरन ही उसे पी लेती है। अब उसकी तरह वॉल्टर को भी उसका खून पीना था ताकि उसकी तीसरी शादी का प्रोसेस पूरा हो और वो सबसे ताकतवर बन जाए। अब क्योंकि ईवी ने उसका खून पी लिया था इसीलिए वो काफी ताकतवर बन जाती है, मगर वो उसे अपना खून नहीं पिलाती बल्कि वहाँ आग लगा देती है। अब ये देखकर वहाँ आए सारे इंसान घबरा जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। वॉल्टर ईवी को रोकने आगे बढ़ता है तो वो आग में से एक मोटा सा हथियार उठाती है और उसे वॉल्टर के सीने में दे मारती है, जिससे अब वो कमजोर होने लगता है। इसके बाद ईवी भी यहाँ से भागने लगती है, मगर वॉल्टर की वो चालाक वाली वाइफ उसे पकड़कर लड़ने लगती है और कहती है, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम हजारों साल पुराने असूल तोड़ दोगी? भूल है तुम्हारी और तुम वॉल्टर को ऐसे ही नहीं मार सकती। ओके, हम उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो मर गया तो हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद वो दोबारा से उससे लड़ने लगती है और बस ईवी को मारने ही वाली थी, मगर तभी यहाँ वॉल्टर की दूसरी मासूम वाली बीवी भी आ जाती है और क्योंकि वो शैतानी जिंदगी से तंग आ गई थी इसीलिए वो वॉल्टर की बीवी पर ही हमला कर देती है। दोनों ही एक दूसरे से लड़ती हैं और आखिरकार दोनों बड़े ही अजीब तरीके से मारी जाती हैं। इसके बाद वॉल्टर, जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी, वो ईवी को पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर उसका खून पीकर उसे अपनी वाइफ बनाने की कोशिश करता है, मगर ईवी उसका हाथ काट देती है जिससे वो उसे छोड़ देता है। बाद में वो उसे टांग मारकर आग में फेंक देती है और क्योंकि वो कमजोर हो गया था इसीलिए वो फौरन ही मारा जाता है, मतलब उसका खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद वो इस पूरी जगह को आग लगाकर वहाँ से बाहर निकलती है। वो बची हुई एक लड़की को अपने साथ लेकर इस टाउन से भाग जाती है। 2 हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि ईवी अब एक वेम्पायर बन चुकी है, जो काफी ताकतवर भी है क्योंकि उसने वॉल्टर का खून जो पी लिया था। यहाँ वो अपने दोस्त के साथ थी। वो दोनों अब ईवी के उस कजन को ढूंढ रहे थे जो झूठ मूठ का उसका कजन बना हुआ था। ईवी उससे अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती।